मेरा नाम सविता है। उम्र मेरी 87 साल। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति धीरज हैं, जो 45 साल के हैं। वो बिजली विभाग में नौकरी करते हैं। धीरज शांत स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन पिछले 5-6 सालों से उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर की गंभीर समस्या है। इसी वजह से जरा सा भी तनाव या थकान उन्हें बीमार कर देता है। हमारे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा अंकित 15 साल का और छोटी बेटी राधिका 13 साल की। दोनों अपने पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहते हैं। मैं खुद भी इस उम्र में आज भी आकर्षक दिखती हूँ। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम्हारी उम्र 25 से ज्यादा लगती ही नहीं। कई रिश्तेदार और जानने वाले भी मेरी तुलना पुरानी हीरोइनों से करते हैं। मैं सुनकर हंसती भी हूँ और अंदर से थोड़ा इतराती भी हूँ। बात पिछले साल की है। मेरे मामा की बेटी नेहा की शादी थी। मायका मेरे लिए हमेशा खास रहा है। वहाँ बचपन की ढेरों यादें जुड़ी हैं। शादी की तैयारियों में वहाँ खूब हलचल थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ था। घर में गाना बजाना, हंसी ठिठोली और पकवानों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। मैं भी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके गई थी। पति धीरज की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। शादी से एक दिन पहले की बात है। सुबह सुबह घर में चारों तरफ भीड़ थी। हर कोई तैयार होने की कोशिश में लगा हुआ था। नीचे के सारे बाथरूम भरे हुए थे। मजबूरी में मैंने सोचा कि छत पर बने छोटे से बाथरूम में चली जाती हूँ। जैसे ही वहाँ पहुंची तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने धीरे से आवाज दी, कौन है अंदर? अंदर से जवाब आया, बस 2 मिनट दीदी, मैं हूँ अमित, मेरे ममेरे भाई का बेटा। उम्र में मुझसे लगभग 9 साल छोटा, करीब 28 साल का, लंबे कद का, दुबला पतला लेकिन मजबूत शरीर वाला। वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और हाल ही में शहर से गांव आया था। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खोला, तौलिया लपेटे हुए था और हाथ में कपड़े लिए बाहर निकला। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसका पैर फिसला और वह जोर से धड़ाम से गिर पड़ा। गिरते ही तौलिया ऊपर खिसक गया। मेरी आंखों के सामने एक पल के लिए ऐसी तस्वीर आ गई जिसे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाई। मैं हड़बड़ाई, नजरें झुका ली और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। लेकिन उस एक पल ने मेरे मन में कुछ अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। नहाने के बाद बाहर आई तो अमित नीचे मेहमानों के बीच हंसी मजाक में मशगूल था। बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। पूरे दिन मैं अमित को नजरें बचाकर देखने लगी। उसके पास खड़े होने, उससे बात करने, उसका ध्यान खींचने की कोशिश करने लगी। लेकिन अमित शायद मेरे भाव समझ ही नहीं पाया। उसकी सादगी और अनजानपन मुझे और बेचैन कर रहा था। रात को बारात के गाने, ढोलक की थाप और रिश्तेदारों की भाग दौड़ में सब व्यस्त थे, पर मेरे मन में एक तूफान मचा हुआ था। 2 दिन तक शोर शराबा और धूमधाम चली। फिर जब बारात लौट गई और दुल्हन विदा हो गई, घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। अब घर में बस कुछ ही मेहमान रह गए थे, मेरी मौसी, कुछ और औरतें, मेरे दोनों बच्चे और अमित। बाकी सब रिश्तेदार शादी की रस्मों में शामिल होकर अपने अपने घर लौट चुके थे। शाम के 8 बजे का समय था। सबने खाना खा लिया था। मेरी बेटी राधिका और बाकी महिलाएं एक कमरे में सोने की तैयारी कर रही थीं। अंकित अपने छोटे से कमरे में टीवी चलाकर पलंग पर लेट गया। वही उसकी आदत है, टीवी देखते देखते सो जाता है। अमित खाना खाकर बाहर घूमने चला गया था। मैं बेटे के पास गई और उसके पलंग पर आधा लेटकर टीवी देखने लगी। करीब 9 बजे अमित लौट आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रही हो दीदी? मैंने हंसकर जवाब दिया, बस वही अनुपमा। आह, तू भी देख ले, वो बोला। बस कपड़े बदल कर आता हूँ। कुछ देर बाद लौटकर वो भी उसी बिस्तर पर आकर लेट गया। अंकित बीच में था, एक तरफ मैं और दूसरी तरफ अमित। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अमित का पास होना मुझे बेचैन कर रहा था। करीब 10 बजे अंकित ने कहा, मम्मी ये लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। आपका ये ड्रामा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं हंस पड़ी और अमित भी मुस्कुराने लगा। हाँ दीदी, लाइट बंद कर दो, मेरी आंखें भी भारी हो रही हैं। मैंने लाइट बंद कर दी, टीवी की आवाज धीमी कर दी और वहीं बेटे के पास लेट गई। अब बिस्तर पर एक तरफ दीवार, फिर अमित, फिर अंकित और फिर मैं। धीरे धीरे अंकित की सांसें गहरी होने लगीं। वह नींद में जा चुका था। अमित भी करवट लेकर आंखें मूंद चुका था।
लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं शादी के बाद बचे हुए पटाखों की आवाज आ रही थी। मैं करवट बदलकर अमित की ओर देखने लगी। उसका चेहरा नाइट बल्ब की रोशनी में किसी रहस्य की तरह चमक रहा था। मेरे भीतर सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या मैं गलत सोच रही हूँ? क्या यह सब पाप है? लेकिन क्यों मेरा दिल बार बार उसी ओर खिंच रहा है? मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं चाहकर भी अपनी बेचैनी रोक नहीं पा रही थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी। टीवी बंद हो चुका था। अंकित की सांसें गहरी थीं। वो गहरी नींद में था, लेकिन मेरी आंखें खुली हुई थीं और दिमाग में तूफान मचा हुआ था। मैं करवट बदलकर धीरे से अमित की तरफ देखने लगी। वह सोया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। उसकी हल्की सी दाढ़ी, सांसों की लय और उसके माथे पर पड़ती रोशनी सब मेरे भीतर कुछ जगाने लगे। मेरे भीतर एक खींचतान थी। दिमाग कह रहा था, रुक जा सविता, यह गलत है। ये तेरा ममेरा भाई है। तू शादीशुदा है, तेरे बच्चे हैं। तेरी उम्र और तेरी जिम्मेदारी इसे कभी मंजूर नहीं करेगी। लेकिन दिल कह रहा था, बस एक बार, एक पल। तूने जो चाहत दबा दी है सालों से, उसे जी ले। अमित मासूम है, पर यही मासूमियत तुझे खींच रही है। करीब आधे घंटे तक मैं इस जद्दोजहद में उलझी रही। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई। धीरे से बिस्तर से उठकर इधर उधर देखा। सब सो रहे थे। मैंने कदम बढ़ाए और अमित के पास जाकर बैठ गई। उसका चेहरा मेरी तरफ था। वह नींद में था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से उसका कंधा छुआ, जैसे हल्के से जगाना चाहती हूँ। अमित हल्का सा हिला, आंखें आधी खोलकर बोला, दीदी आप। मैंने तुरंत फुसफुसाया, शिश, आवाज मत करो। मेरी आवाज में जाने क्यों एक अजीब सा कंपन था। अमित आधा नींद में था। बोला, सब ठीक है ना दीदी? आपको कुछ चाहिए? मैंने कुछ पल उसे देखा। उसकी आंखों में मासूम सवाल थे। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा। अमित ने धीरे से करवट बदली और बैठ गया। तो टीवी चला लीजिए या बाहर टहल लेते हैं, उसने मासूमियत से कहा। उसकी सादगी मेरे दिल को और पिघला रही थी। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो थोड़ा चौंका। दीदी, मैंने उसकी आंखों में देखा। अमित, तू बहुत अच्छा है। वो हल्का सा हिनन सा। अरे दीदी, आप भी तो अच्छी हैं, लेकिन इतनी रात को ये बातें क्यों? मैं चुप रही। मेरा हाथ उसके हाथ पर कसता जा रहा था। अमित असहज होने लगा। दीदी, ये सही नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसके शब्द मेरे दिल को चीर गए, लेकिन फिर भी मैं उसके करीब सरक आई। मैंने उसके चेहरे को हाथ से थामा और कहा, बस कुछ पल तेरे साथ रहना चाहती हूँ। वो घबरा गया। दीदी, आप पागल हो गई हैं क्या? लोग क्या कहेंगे? ये ठीक नहीं है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन गुस्सा नहीं, मानो वो मुझे समझाना चाहता हो। मैं शर्मिंदा होकर पीछे हट गई। आंखों में आंसू आ गए। माफ कर दे अमित, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। अमित कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सो जाइए दीदी, कल सुबह सब ठीक लगेगा। वो उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। मैं वहीं बैठी रह गई। आंखों से आंसू बहते रहे। दिल और दिमाग दोनों मुझे कोस रहे थे। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो सब सामान्य लगने लगा। औरतें चाय बना रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और घर में हलचल फिर शुरू हो गई थी। अमित नीचे आकर बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगा, जैसे रात को कोई बात हुई ही न हो। वो मुझे देखकर मुस्कुराया भी। दीदी, चाय लीजिए, उसने कहा। उसकी सहजता मुझे और बेचैन कर रही थी। मेरे दिल में अपराध बोध भी था और एक अजीब सी चाहत भी। पूरा दिन मैं खुद से लड़ती रही। क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? क्या मेरी जिंदगी इतनी अधूरी है कि मुझे अपनी हदें तोड़नी पड़ रही हैं? लेकिन रात को जब सब सो जाते और मैं अकेली बिस्तर पर होती, तो वही बेचैनी लौट आती। वही तस्वीरें आंखों में घूम जाती। शादी की धूमधाम अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। घर के बड़े लोग, रिश्तेदार और बारातियों की भीड़ धीरे धीरे लौट चुकी थी। अब घर में बस वही लोग बचे थे जो मायके के सबसे करीबी थे। घर में अब बस मैं, मेरे दोनों बच्चे, 2-3 महिलाएं और अमित। माहौल पहले जैसा गुलजार नहीं था। अब घर शांत और थका हुआ लग रहा था। सुबह सुबह मेरी मौसी और बाकी महिलाएं दुल्हन की विदाई के बाद से लगातार थकी हुई थीं। दोपहर होते होते सब कमरे में आराम करने चली गईं। बच्चे अपने अपने काम में लग गए और मैं इधर उधर काम करने का दिखावा करती रही, लेकिन भीतर बेचैनी बनी हुई थी। जब घर में ज्यादा लोग होते हैं तो दिल और दिमाग को भी व्यस्त रहने का बहाना मिल जाता है,
लेकिन जैसे ही चारों तरफ सन्नाटा फैलता है तब मन की आवाजें और साफ सुनाई देती हैं। मुझे बार बार रात का वो पल याद आ रहा था जब मैं अमित के पास जाकर बैठ गई थी, जब उसने मासूमियत से मुझे समझाने की कोशिश की थी और जब मैं अपराध बोध में डूब गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना मैं खुद को रोकने की कोशिश करती उतना ही मन उसी ओर खिंचता चला जाता। उस शाम सबने जल्दी खाना खा लिया, बच्चे अपने अपने काम में लग गए। अंकित टीवी देखने लगा और राधिका अपनी मौसी के साथ कमरे में चली गई। मैं आंगन में बैठी थी, ठंडी हवा चल रही थी। अमित भी पास ही कुर्सी पर बैठा मोबाइल चला रहा था। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। दीदी, आप इतनी चुप क्यों हो? शादी खत्म हुई तो आप भी उदास हो गईं क्या? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, हाँ शायद, भीड़ चली जाती है तो खालीपन रह जाता है। अमित बोला, ठीक कह रही हो, लेकिन अब आराम और शांति भी तो मिलेगी। मैंने सिर हिलाया, पर मेरे मन में आराम कहाँ था। रात को जब सब सोने की तैयारी करने लगे तो फिर वही बंटवारा हुआ। महिलाएं और राधिका एक कमरे में, अंकित अपने कमरे में टीवी के साथ, और मैं हमेशा की तरह बच्चों के साथ लेटने का बहाना बना लिया। अमित थोड़ी देर तक बाहर बैठा रहा, फिर धीरे धीरे अंदर आया और उसी कमरे में आकर लेट गया जहां अंकित था। अब वही स्थिति थी, दीवार के पास अमित, बीच में अंकित और फिर मैं। लाइट बुझ चुकी थी, बस नाइट बल्ब की हल्की रोशनी थी। अंकित जल्दी ही नींद में चला गया। उसकी सांसें गहरी होने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद मेरी आंखों से दूर थी। मेरे कानों में बस अमित की सांसें गूंज रही थीं। दिल बार बार कह रहा था, बस एक बार और। दिमाग चिल्ला रहा था, नहीं, यह पाप है। लेकिन शरीर अपनी अलग ही भाषा बोल रहा था। करीब आधे घंटे बाद मैंने धीरे से आंखें खोली और अमित की ओर देखा। वो लेटा हुआ था, शायद जाग भी रहा था। मैंने साहस जुटाया और धीरे से फुसफुसाई, अमित। वो हल्का सा हिला, बोला, हाँ दीदी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तुझे नींद नहीं आ रही? वो बोला, थोड़ी थोड़ी, पर आप क्यों जाग रही हो? मैंने हिम्मत कर कहा, बस नींद नहीं आ रही। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर मैं धीरे से उठकर बैठ गई और उसकी तरफ झुक गई। अमित ने मेरी हरकत देख ली। दीदी, आप फिर? उसने धीरे से कहा। मैंने कांपते हुए उसका हाथ थाम लिया। मुझे मत रोको अमित, बस तेरे पास रहना चाहती हूँ। वो घबरा गया। दीदी, ये गलत है, आप समझ क्यों नहीं रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक बार मुझे अपने करीब रहने दे। अमित चुप हो गया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मैंने कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर डर और झिझक दोनों थे। कुछ पल ऐसे ही खामोशी में बीते, फिर अचानक अंकित नींद में हल्का सा हिला। हम दोनों के दिल धड़क उठे। मैं तुरंत पीछे हट गई और लेट गई। अमित ने गहरी सांस ली और करवट बदलकर आंखें बंद कर लीं। मैं अंकित को गोद में उठाकर वहां से निकलकर नीचे अपने कमरे में आ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों में घबराहट थी। मैं ये क्या कर रही हूँ? क्यों खुद को बार बार गिरा रही हूँ? लेकिन भीतर की चाहत अब और गहरी हो चुकी थी। दीवार घड़ी ने 12 बजाए। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। मैं उठकर खिड़की से बाहर देखने लगी। आकाश में चांद बादलों से झांक रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। दिल ने कहा, आज नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएगी। दिमाग चीखा, ये पाप है सविता, ये तेरी तबाही है। लेकिन वासना की लहर इतनी तेज थी कि सब कुछ बहा ले जा रही थी। मैंने धीरे से बिस्तर छोड़ा और बाहर निकली। पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे चलते हुए मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अमित के कमरे तक पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, शायद उसने बंद नहीं किया था। मैंने सांस रोककर धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अमित बिस्तर पर लेटा था, लेकिन शायद वो सोया ही नहीं था। उसकी आंखें छत की ओर टिकी थीं। मैं कमरे में दाखिल हुई। अमित चौंका और तुरंत उठ बैठा। दीदी, आप फिर? उसकी आवाज में घबराहट थी। मैंने दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। अमित, बस सुन ले, मैंने कांपते हुए कहा। वो उठकर खड़ा हो गया। दीदी प्लीज, ये ठीक नहीं है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मेरे लिए। मैंने उसकी बात बीच में काट दी। जानती हूँ तू मुझे इज्जत देता है, पर मैं औरत भी हूँ अमित। मेरे भीतर भी अरमान हैं जिन्हें मैंने सालों से दबा रखा है। मेरे शब्दों ने कमरे की हवा भारी कर दी। अमित पीछे हटते हुए बोला, लेकिन दीदी, समाज, लोग, परिवार,
अगर किसी को पता चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। सविता ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। दिल की हर धड़कन, हर बेचैनी, हर अधूरी चाहत, सब कुछ उस एक पल में फट पड़ा। वो पल इतना घातक था कि किसी भी क्षण सब कुछ उजागर हो सकता था। और तभी कमरे की खिड़की से एक हल्की आहट आई। सविता ने चारों तरफ देखा, अमित ने भी। हवा के झोंके ने दरवाजा हल्का सा हिला दिया था। क्या कोई देख गया था? क्या उनका रहस्य अब सुरक्षित रहेगा? क्या उनके बीच कुछ होगा या अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए दूसरा भाग सिर्फ कहानी की बगिया पर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बगिया की पहचान,